बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हुब्बी अली नकवी है और आज हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। कल हमने 4 शॉर्ट क्वेश्चंस देख लिए थे अपने लेक्चर नंबर जो हमारा 26 था। आज हम लेक्चर नंबर 27 पढ़ रहे हैं। यहाँ पे स्लाइड में 26 ही लिखा नज़र आ रहा है, मगर बहरहाल लेक्चर नंबर 27 है ये। और इसके अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 to 9 आज इंशाल्लाह देखेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी 3 हो चुके थे, उसके जो बकिया न्यूमेरिकल्स हैं वो इंशाल्लाह मंडे को मैं आपको करवाऊँगा। हम इसमें सबसे पहले फ़र्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जहन में रखना है। अक्सर पेपर में, चाहे वो इंटरनल एग्जामिनेशन हमारे कॉलेज के हों, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, तो ये एग्जामिनर्स जो पेपर सेटर्स होते हैं उनका बड़ा पसंदीदा शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। और इसकी स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। यानी पहले ही आपको एक बात बताई जा रही है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो फोर्सेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इसकी वजह आपने बतानी है। अगर आप राइट साइड पे तीनों डायग्राम्स को देखें तो आपको पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर जाती, नेगेटिव चार्ज की तरफ आती नज़र आ रही हैं। इसी तरह अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के करीब मौजूद हो तो पॉजिटिव से कर्व्ड पाथ बनाकर नेगेटिव की तरफ मुड़ती हुई आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नज़र आ रही होंगी। इन तीनों डायग्राम्स में एक कॉमन चीज़ हमें नज़र आ रही है और वो ये है कि कोई लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को टच नहीं कर रही या क्रॉस नहीं कर रही। कहीं पे भी दो लाइंस एक दूसरे को कट करके नहीं गुजर रही हैं। अच्छा, ये डायग्राम अक्सर हम बनाते भी हैं, देखते भी हैं, किताब ने भी कई दफ़ा जिक्र किया है। आज हमने इस शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी वजह बताने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर यूनिक होती है। लफ्ज़ यूनिक हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक चीज़ की दूसरी पॉसिबिलिटी मौजूद ना हो। यानी इसका मतलब है कि एक पॉइंट के ऊपर किसी एक ख़ास डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बन सकती है और किसी डायरेक्शन में नहीं बन सकती। और वो जो डायरेक्शन होगी वो हमें कैसे मिलती है? अगर हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लें। टेंजेंट मैथमेटिक्स में आप पढ़ कर आए होंगे। एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो किसी पॉइंट को किसी एक जगह पे टच करते हुए सीधी लाइन गुजर रही हो। मज़ीद इसकी डिटेल्स भी अगर कोई जानना चाहेगा तो मैं उसके साथ शेयर करूँगा। तो ये ज़हन में रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बेसिकली, वो हमेशा ऐसी होगी कि वो यूनिक होगी। और फिज़िकली अगर हम दो लाइंस को क्रॉस करवा दें तो इसका मतलब हम ये दे रहे होंगे कि किसी सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यूज़ मौजूद हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। मैथमेटिकली भी अगर हम देखें तो किसी सिंगल पॉइंट के ऊपर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी, अगर एक से ज़्यादा चार्जेस भी मौजूद हैं उनकी वजह से, तो उनका वेक्टर सम हमारे पास आ रहा होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही ख़ास वैल्यू, यूनिक वैल्यू हमें दिया करेगी, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं होंगी। इससे अगला सवाल हम देख लेते हैं। इस सवाल में, पिछले सवाल में भी, अभी भी अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे सवाल कर सकते हैं। 12.6 को अगर आप देखें, इफ़ अ पॉइंट चार्ज Q ऑफ मास m इज रिलीज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज सॉरी विल इट मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। सबसे पहली स्टेटमेंट समझना ज़रूरी है यहाँ पे कि अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है जिसको हम Q कह देते हैं और उसका मास m है, उसको हम रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, भेज देते हैं एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ दोनों चीज़ें जो हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होंगी। अब आपसे सवाल ये किया गया है कि क्या अब वो रेक्टिलिनियर मोशन में मूव करेगा। अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि व्हाट इज़ रेक्टिलिनियर मोशन। तो राइट साइड पे मैंने लिख दिया है, आप इस सवाल के जवाब में भी कोशिश किया करें कि इसको लिखा करें। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है लीनियर या वन डायमेंशनल मोशन, या ऐसी मोशन जो किसी स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट को कहते हैं किसी भी चीज़ के। अगर कोई चीज़ बिल्कुल सीधा मूव कर रही है तो उसको हम कहेंगे कि वो रेक्टिलिनियर मोशन में है। याद रखें, इसी तरह कर्वी लीनियर मोशन भी होती है, यानी अलोंग द लाइन मूवमेंट होती है मगर इन कर्व होती है। इसी का मज़ीद थोड़ी एक्सटेंशन फिर सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन भी लीनियर मोशन है क्योंकि अलोंग द लाइन ही है वो भी, मगर वो एक सर्कल के अंदर है। तो मूवमेंट्स की, मोशन की टाइप्स को आप
इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड में मैंने इस पर थोड़ा सा मज़ीद जिक्र भी किया है, कोई इंटरेस्ट लेता है पढ़ना चाहता है तो वहाँ से जाके इसको पढ़ भी लेगा। अच्छा, अब आप देखें ये कि सवाल पे हम वापस आ जाते हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मगर इस सवाल में ना एक चीज़ अधूरी छोड़ दी गई है, और वो ये है कि सवाल में ये नहीं कहा गया कि वो जो फील्ड है, जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किसी सिंगल चार्ज की वजह से है या फिर कम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की वजह से है, यानी एक से ज़्यादा चार्जेस की वजह से है। अगर तो वो किसी सिंगल चार्ज की वजह से हो, लेट से जैसे मैंने ऊपर डायग्राम जो बनाई है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो हमें तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल सीधी सीधी मूव करती हुई नज़र आ रही हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म ये कैसे हुई? तो अगर आप देखें कि चार्ज के करीब लाइंस में फासला कम है, जबकि दूर जाएं तो फासला बढ़ जाएगा। एक तो ये नॉन यूनिफॉर्मिटी हमें शो हो रही है। दूसरी बात ये भी है कि जब भी हम किसी चार्ज से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होना शुरू हो जाती है। तो ये भी बात हमें बताएगी कि नॉन यूनिफॉर्मिटी आ रही है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में भी अगर आप देखें तो ई आर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यही होगा कि डिस्टेंस बढ़ने से ई की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो ये भी इस बात को इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। अच्छा, इसका मतलब है सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, मगर उस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के बावजूद हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नज़र आ रही हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास जो चार्ज की मूवमेंट की जो हमें डायरेक्शन नज़र आ रही हैं वो बिल्कुल सीधी सीधी लाइंस हैं। इसका मतलब है कि सिंगल चार्ज के लिए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में भी जो मूवमेंट है वो रेक्टिलीनियर पाथ ही बनेगा। ठीक है, मगर अब हम लास्ट जो मैंने 3 लाइंस लिखी हैं वो भी आपने काइंडली इस सवाल के जवाब में लाजमी लिखनी है। अगर हम निचली डायग्राम को देखें तो हमने सिचुएशन बदल दी है। अब हमने कर दिया है कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज की मदद से एक फील्ड बन रही है। अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीनियर तो हैं, मगर यानी अलॉन्ग द लाइन तो हैं, मगर ये कर्व्ड हैं। तो इसका मतलब ये कर्वी लीनियर पाथ बन रहा है, या कर्व्ड पाथ हम इसे जनरली कह देते हैं, वो बन रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर इस सवाल में वो इस बात की पाबंदी लगा दे या एक कंडीशन अप्लाई कर दे कि चार्ज सिंगल है, तो फिर ऑलवेज रेक्टिलीनियर मूवमेंट हमें नजर आएगी। अगर वो पाबंदी लगा दे कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से है, तो हमेशा हमें कर्व पाथ मिलेगा। मगर अगर वो पाबंदी ना लगाए तो हमें इन दोनों कंडीशंस को अलग अलग से बताना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा और इनकी डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी। इससे अगले सवाल की तरफ जाते हैं, 12.7। इसको अगर आप देखें तो ये बड़ा आसान सा सवाल है। एक्चुअली इससे रिलेटेड हम फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ पढ़ चुके हैं। तो आप देखें, इज ई नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज्ड रबर बैलून इफ़ बैलून इज स्फेरिकल। यानी एक आपके पास बैलून है, गुब्बारा है, चार्ज है, उसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद है, एक रबर बैलून है, और आपसे पूछा यह गया है क्या लाजमी तौर पे उसके अंदर वाली साइड पर या उसके अंदर का जो पार्ट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होगी। एज्यूम दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। अब हमने कंसिडर ये करना है कि चार्ज सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमने पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर रखा हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज हो तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती हैं, आउटवर्ड जाती हैं। अच्छा, वो इनवर्ड नहीं आ सकेंगी। उसकी वजह यह है कि क्योंकि बैलून की चारों तरफ हर तरफ हमें पॉजिटिव चार्जेस मिलेंगे, तो पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करते हैं। इसका मतलब अंदर की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनेगी। अब अंदर की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनेगी तो फिज़िकली ये तो हमें कॉमन सेंस भी बता रहा है कि अंदर किसी किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। मगर हम इसको ज़रा मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। गॉसेस लॉ की जो हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है वो क्या है, फाई ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज या क्यू। अब हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि चार्ज तो सारा सरफेस के ऊपर मौजूद है। इसका मतलब है कि बैलून के अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। अगर बैलून के अंदर कोई चार्ज ना हो और यहाँ पे क्यू की जगह हम ज़ीरो पुट कर दें तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू फाई ई की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। फ्लक्स की हमने एक और इक्वेशन भी पढ़ी हुई है और वो है फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब अगर फाई ई डॉट ए है तो फाई ई तो ऊपर हम ज़ीरो कह चुके हैं, इसका मतलब ई डॉट ए भी ज़ीरो हो जाएगा। अब ई डॉट ए में दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है या फिर एरिया वेक्टर ज़ीरो है। तो आप अंदर का जो एरिया है वो ज़ीरो तो नहीं हो सकता, कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू है, इसका मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है।
तो फिर हमारे पास फ्लक्स ज़ीरो होने की एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, और वो ये है कि हम कहें कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो है। तो हम फिज़िकली सोचें, अपनी डायग्राम पे गौर करें तो भी हमें आंसर ज़ीरो नज़र आया, और जब हमने इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया तो भी हमें आंसर ज़ीरो ही मिला। तो हम कह देंगे कि ई की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है। तो हम, ये एक बड़ा आसान सा सवाल था, यानी आप जो भी बच्चा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ की फ़र्स्ट एप्लीकेशन पढ़ कर आया है तो वो बग़ैर यहाँ से पढ़े भी उसको इसका आंसर खुद से दे देना चाहिए। इससे अगला सवाल हम देख लेते हैं, हमारा सेकंड लास्ट सवाल है। उसमें यह है कि इसकी स्टेटमेंट देखें आप, इज़ इट ट्रू दैट गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट, ये गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट को एक ख़ास अंदाज में रिप्रेजेंट किया गया है, बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तरह हम उसको पढ़ लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स crossing any closed surface is in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface। इसको समझ लें, वो कहना ये चाह रहे हैं स्टेटमेंट में कि जितना हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज होगा उतनी ही या उसी के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज थोड़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद थोड़ी होगी, अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी। अब इसको, ये एक तो कॉमन सेंस से ये बात ठीक नज़र आ रही है, मगर हम ज़रा इसको गॉसेस लॉ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। है तो ये स्टेटमेंट ठीक, मैथमेटिकली ज़रा आप गॉसेस लॉ को देखें। अभी हमने लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, फाई ई यानी फ्लक्स का जो फार्मूला है गॉसेस लॉ के मुताबिक वो है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज क्यूब। अब आप ये ज़हन में रखें कि एप्सिलॉन नॉट जो है, जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसकी एक फिक्स वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको यानी इक्वालिटी को प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज करें तो हम देख सकते हैं कि फाई ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग एनी सरफेस। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग एनी सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, या दूसरे मानों में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चार्ज पर डिपेंड करती हैं। चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ जाएंगी, चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कम हो जाएंगी। तो बिल्कुल जो स्टेटमेंट हमें दी गई है, हम कह सकते हैं कि द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, वो ठीक स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट को हमने गॉसेस लॉ की मदद से उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया है, चेक कर लिया है। इसके बाद लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, हालांकि बहुत आसान है। और अजीब सी बात यह है, अफसोसनाक बात यह है कि इंतहाई आसान होने के बावजूद 80% स्टूडेंट्स इसको गलत लिखते हैं और एक अजीब सी वे में, कन्फ्यूज्ड सी वे में इसका आंसर देते हैं। तो पहली बात यह है कि मैं स्टेटमेंट समझाता हूँ और फिर बिल्कुल इसका आंसर देने के बजाय आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, जो साथ डायग्राम बनी है उससे भी, फिर हम आएंगे इसके आंसर की तरफ। देखें, सवाल ये है, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल और ऑफ लोअर पोटेंशियल। सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर पोटेंशियल की तरफ जाना चाहता है या लोअर पोटेंशियल रीजन की तरफ जाना चाहता है। तो पहली बात यह है, इसके लिए समझना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन की अपनी नेचर क्या है। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। अगर कोई चीज़ नेगेटिवली चार्ज्ड होगी तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव साइड उसको अट्रैक्ट करती है और नेगेटिव साइड उसको रिपेल करती है। आप ज़रा राइट साइड पे बनी हुई डायग्राम को देखें, ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है, दरमियान में जो चार्ज नज़र आ रहा है आपको -Q, ये इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख सकते हैं कि जो वाइट एरो बना हुआ है वो ऊपर की तरफ बना हुआ है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव प्लेट रिपेल कर रही है और पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट कर रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, या नेगेटिव को छोड़ भी दें तो आप कहें इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉजिटिव की तरफ। जबकि अगर आप मज़ीद राइट साइड पे देखें तो आपको ब्लैक एरो नज़र आ रहा होगा, साथ ई भी लिखा नज़र आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव किया करेगा, मुखालिफ सिम्त में मूव किया करेगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हुआ करेगी, मगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हुआ करेगी। और उसके लिए यानी ये दो चीज़ें लिखना, बताना बहुत ज़रूरी हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है,
इसलिए वो हमेशा नेगेटिव से अवे और पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। तो ये आपने इसका आंसर देना है। बहुत आसान सा आंसर है, मगर इसको कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। अब बच्चे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिख रहे होते हैं, इसका सबसे आसान वे ये है आप नेगेटिव का जिक्र ही ना करें। आप सिर्फ लिखें कि इलेक्ट्रॉन मूव एज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, सो इट मूव्स टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड या पॉजिटिव रीजन। बस इतना लिखते हैं तो भी काफ़ी है। ये 2 लाइंस पर भी आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। इसके बाद लास्ट स्लाइड हमारी, जनरली तो ये बस खुदा हाफिज कहने की स्लाइड थी, मगर क्योंकि हमने आज मोशन की एक ख़ास टाइप को पढ़ा है जिसको हमने कहा था रेक्टिलीनियर, साथ ही उसके साथ मैंने कर्वी लीनियर मोशन का भी जिक्र किया था, तो फिर मैंने मुनासिब ये समझा कि आपको थोड़ी सी टाइप्स ऑफ मोशंस के मुतल्लिक बताया जा सके। अच्छा, टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर पहली बात तो ये है कि एक मूवमेंट है रैंडम मोशन, जैसे तितली उड़ रही है या कोई कीड़ा मकोड़ा उड़ रहा है, जिसके मुतल्लिक हमको उसकी ख़ास डायरेक्शन को नहीं देख सकते, ना वो सर्कुलर है, ना वो लीनियर है, ना वो रोटेशनल है, ना ऑसिलेशनल है, ना वाइब्रेशनल है। वो एक रैंडम सी मोशन है। इसी तरीके से हम 3 और किस्म की मूवमेंट्स हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। एक को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, यानी ये हमारे पास अलोंग द लाइन होती है। रोटेशनल मोशन, जब कोई चीज़ रोटेट करती है किसी सर्कल में। और ऑसिलेटरी या ऑसिलेशनल मोशन, जिसके अंदर पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, या स्विंग, जैसे जो पिंग जिसे आप कहते हैं वो झूलती है, या पेंडुलम मूव करता है। आज जो हम जिस चीज़ को पढ़ना या देखना चाहते हैं वो था ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन की फिर मज़ीद 3 सब टाइप्स हैं, जिसमें से एक को रेक्टिलीनियर, दूसरी को कर्वीलीनियर और तीसरी को सर्कुलर आप कह सकते हैं। तो इनको कोई बच्चा अगर इंटरेस्ट लेता है इनको समझने में, आपके कॉमन सेंस को इम्प्रूव करने में, या आपकी जनरल एवरीडे लाइफ साइंस के मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आने में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनको ज़रूर पढ़ा करें और समझने की कोशिश किया करें। इसी तरीके से ये निचली एक डायग्राम में भी आपको टाइप्स ऑफ मोशंस नज़र आ रही हैं। इनके अंदर भी आप बिल्कुल उसी तरीके से एक मैप बना हुआ है, इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी किस्म का कोई सवाल आपके ज़हनों में यहाँ से आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अंदर भी कोशिश की जाएगी कि अगर कोई चीज़ रेलेवेंट है और आप उसको समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे आप आकर मुझसे पूछें। हमारी कोशिश है कि हम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। तो बस यहीं तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी। इसके बाद न्यूमेरिकल्स करवाने हैं आपको। न्यूमेरिकल्स 3 हो चुके हैं, उससे अगले न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह 1 या 2 लेक्चर्स के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स करवाने की कोशिश की जाएगी, और उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। बच्चों की अटेंडेंस बहुत कम हो रही है पहले की निस्बत। पहले जितने स्टूडेंट्स थे उसके हाफ़ के करीब मुझे अब नज़र आ रहा है। हालांकि हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लेक्चर्स आपके लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए जाएँ और आपको समझाने की अच्छी कोशिश की जाए, मगर आपका रिस्पांस अच्छा नहीं है और उसका नुकसान आप लोगों को होगा, हमें नहीं होगा। कोशिश ये करें कि लेक्चर्स को तवज्जो से ज़रूर सुनें। और कोरोना की वजह से जो हालात डेवलप हुए हैं, हो सकता है कॉलेज लेट खुले और जिसकी वजह से ये स्टार्ट के चैप्टर्स फिर हम रिपीट ना कर सकें। बार बार आपको ये कहा जा रहा है कि आप इन लेक्चर्स को ऑनलाइन लाजमी तौर पे सुना करें और इनको समझा करें और इनके नोट्स डेवलप करें। अल्लाह हाफ़िज़।